हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। इसके पहले के एक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, जिसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 62 तक हमने डिस्कस किया था। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 63 से, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मैं जल्द ही जो है आपको नेक्स्ट वीडियो यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2016 और उसका नेक्स्ट 2018 और साथ ही यूपी स्पेशल जीके के से रिलेटेड आपको डेली एक टेस्ट सीरीज कराने का प्रयास करूंगा चैप्टर वाइज। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए चैनल। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की। तो क्वेश्चन नंबर 63 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में इन्होंने कहा है कि इफ़ वाइड रेशियो ई का मान इन्होंने हमें क्या दिया है 0.67, वाटर कंटेंट दे दिया है हमें स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.188, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कैपिटल जी का मान इन्होंने दे दिया है 2.68 और हमसे पूछा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन मीन्स कैपिटल एस की वैल्यू पूछा है। अब चूँकि इन्होंने आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो ई की वैल्यू 0.67 है, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0.188 है और कैपिटल जी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 है। और हम जानते हैं कि एक ये रिलेशन हम जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो ई इंटू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, इसे सहवाग फार्मूला भी कहीं कहीं पे कहते हैं दोस्त। तो एस आर इक्वल टू, अब हमें सैचुरेशन निकालना है, एस आर की वैल्यू निकालनी है, तो एस आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी अपॉन ई हो जाएगा। हमने ये तीनों वैल्यू ई की जगह डब्ल्यू की जगह 0.188 और जी की जगह 2.68 और ई की जगह 0.6 वैल्यू पुट किया और मल्टीप्लाई करके इसको 0.6 से डिवाइड किया, तो हमारा जो आंसर आया वो 0.75 आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो परसेंटेज में दिए गए हैं। तो आप 0.75 को जब परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो आपका जानते हैं 0.75 मल्टीप्लाइड बाई आप 100 कर देंगे, तो आपका जो सही आंसर होगा वो 75% हो गया, जो कि आपका 63 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आप डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 में जो क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में इन्होंने पूछा कि रोटामीटर इज यूज टू मेजर, मीन्स रोटामीटर से क्या मेजर करते हैं आप। तो रोटामीटर से जो है बेसिकली रोटामीटर से हम रेट ऑफ फ्लो जो है मेज़र करते हैं। अब उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। वेंचुरी मीटर से हम जो है आपका क्या मेजर करते हैं, तो प्रवाह की दर मेजर करते हैं। प्रवाह की दर को आप कह सकते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज, जिसे क्यू बोलते हैं। और आप जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू ए, एरिया इंटू वेलोसिटी, या कहीं कहीं पे इसे वी बाई टी भी बोलते हैं। वी मतलब क्या हो गया, प्रवाह मीन्स वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और टी क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। तो प्रवाह की दर कहा है तो मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेंचुरी मीटर से हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। इसी प्रकार नोजल से, जो फ्लो नोजल है उससे भी हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ऑफिस मीटर से भी हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। बेंड मीटर से भी हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। और रोटा मीटर से भी हमारा, जो कि ऑप्शन आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपका यही आंसर है कि रोटा मीटर से हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। पिटाट ट्यूब से हम जो है वेग मेजर करते हैं, मीन्स इससे हम वेलोसिटी मेजर करते हैं। और करंट मीटर से हम ओपन चैनल में फ्लो मेजर करते हैं, जैसे नदी या नहर में। और एक हॉट वायर एनीमोमीटर होता है, इससे जो है, ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इससे जो है वायु तथा गैस का जो है वेग में मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम किसी दो पाइप लाइन में हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। ओके, नाउ अब आज बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 की। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में इन्होंने पूछा है कि प्रेशर एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, मीन्स आप प्रेशर एनर्जी किसी भी फ्लूइड की आप किस प्रकार जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, तो इसकी जो मेजर करते हैं आप पंप से, जो है आप बेसिकली जो है रेसिप्रोकेटिंग या सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा के आप उसकी जो है दाब ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। इसीलिए तो आप देखते हैं जब नहर वगैरह में आपके पंप जो है पानी बहुत
कम रहता है तो आप उसको खेतों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक पंप लगाते हैं और पंप को जो है चलाते हैं, तो पानी जो है बहुत हाई लो हेड से आप उसको क्या करते हैं, हाई हेड पर उसको पहुंचा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन 66 क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि द रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स के रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स को, इसे हम जो है आपकी मैक नंबर कहते हैं, ठीक है, इसे मैक नंबर कहते हैं। ओके, नाउ अब इसमें कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आप इसको जो है, सॉरी इलास्टिक फोर्स है तो इलास्टिक फोर्स को जो है आप कॉची संख्या भी कह सकते हैं, कॉची नंबर भी कहते हैं इसको, कॉची नंबर आप जान लीजिए। अब बात करते हैं हम कि कुछ और जान लेते हैं। तो जैसे अगर रेनॉल्ड नंबर आपसे पूछे, रेनॉल्ड नंबर क्या है, तो आप याद रखिए कि इनर्शिया फोर्स सब में कॉमन होता है, इनर्शिया फोर्स सब में कॉमन होता है, तो आप रेनॉल्ड को आरवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद करने का एक ट्रिक है, तो आरवी का मतलब क्या है, आर से रेनॉल्ड हो गया, वी से क्या हो गया, विस्कस फोर्स मीन्स श्यानता बल। फ्रूड पूछे तो फ्रूड का जो होता है ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया अपॉन ग्रेविटी। हमेशा याद रखिए कि इनर्शिया फोर्स सब में ऊपर कॉमन होता है, इनर्शिया फोर्स सब में ऊपर कॉमन होता है, और अपान वी से अगर बात करूँ, रेनॉल्ड पूछे तो यहाँ पे विस्कस हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा, और फ्रूड नंबर पूछे तो यहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। एस पूछे तो आपका सरफेस टेंशन हो जाएगा, और ऊपर जो है इनर्शिया फोर्स तो सब में कॉमन रहेगा ही, ये सरफेस टेंशन हो जाएगा। और पी पूछे आपका, ईपी पूछे तो ई से हो गया आपका यूलर नंबर, ठीक है, यूलर नंबर। डब्ल्यू से हो गया वेबर नंबर, एफ से हो गया फ्रूड नंबर, आर से हो गया रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक बात करते हैं कि आपका मैक नंबर पूछ ले तो मैक नंबर इक्वल टू भी क्या होता है हमारा, इनर्शिया फोर्स तो सब में कॉमन रहेगा, आप जानते ही हैं, इनर्शिया फोर्स सब में कॉमन अपान ई से क्या हो गया हमारा, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। और ईपी में भी क्या हो जाएगा आपका, पी से क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं, यमी एफ जी आर बी डब्ल्यू एस ई पी। एम से हो गया मैक नंबर, एफ से हो गया फ्रूड नंबर, आर से हो गया रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, डब्ल्यू से हो गया वेबर नंबर, और ई से हो गया यूलर नंबर, ठीक है। सब में इनर्शिया फोर्स कॉमन है, अपान ई से क्या हो जाएगा हमारा, इलास्टिक फोर्स, जी से हो गया ग्रेविटी फोर्स, वी से हो गया विस्कस फोर्स, और एस से हो गया सरफेस टेंशन फोर्स, और पी से हो गया हमारा प्रेशर फोर्स। ये शॉर्टकट है आपका याद करने का। ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 49 के नियर अबाउट जब मैं करा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरा प्रयास यही है कि एक ही क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन को जो है रेडी कर सकें। ओके, नंबर आता है आप क्वेश्चन नंबर 67 का, ठीक है। 67 में इन्होंने पूछा है एज कम्पेयर टू रोडवेज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवे इज़, तो जो है कम है, ठीक है। रेलवे में हमेशा याद रखिए कि रेलवे का इनिशियल जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स रेलवे को बनाने में शुरुआत में पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत कम है उसमें। लेकिन रोड में क्या है, रोड में इनिशियल में स्टार्टिंग में उसको बनाने में पैसा कम लगता है रेल की अपेक्षा, लेकिन उसका हर 3 से 5 वर्ष में उसका मेंटेनेंस करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि रोड जो है हमेशा कहीं ना कहीं उखड़ जाती है, तो इसका मेंटेनेंस जो है ज़्यादा है रोड का एज़ कम्पेयर टू हम रेलवे की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 68 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हमसे कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कैरीज वे, मीन्स किसी भी रोड का जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है तो क्या होता है, तो कैरीज वे हमारा, मान लीजिए ये सड़क की चौड़ाई है, ये हमारा सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। तो आप ये जो ऊपर होता है ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बेसिकली बोलते हैं क्राउन, ठीक है। जब से ऊपरी जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, और ये ध्यान दीजिएगा इसको कैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। कैम्बर हो, जो कैम्बर वही स्लोप है जिसके कारण पानी जो है जब भी सड़क पे गिरता है तो वो किनारों की तरफ, बर्म की तरफ जो है आपका बह जाता है। अब कहीं कहीं पे ये भी पूछ लेता है कि बर्म क्या होता है, तो बर्म हमेशा जो है क्या होता है, रोड के किनारे आप देखते हैं ईंट या पत्थर की जो है
को लगा दिया जाता है, उसी को बर्म कहते हैं। ठीक है, ये रोड की बाउंड्री को भी निर्धारित करता है और साथ ही साथ इसका जो लैटरल डिफॉर्मेशन होता है रोड को, उसको भी जो है कम करता है। तो ये बर्म का काम है। और इसी के आधार पे एक चीज़ और मैंने सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो सुपर एलिवेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी वक्र पर, ठीक है, सर्कुलर रोड पे आप घूमते हैं तो एक जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि इसे जो है आपका बाहर की तरफ धकेलने के लिए का काम करता है। ठीक है, तो इसको जो है काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। आप इसकी डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं कि द सुपर एलिवेशन ई इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ आउटर एज रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ। इसको सुपर एलिवेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन था हमारा कैम्बर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे कि नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट ज्वाइनिंग रेल्स आर। मीन्स किसी भी रेल को जोड़ने के लिए जो प्लेट लगती है उसे फिश प्लेट कहते हैं, उसमें कितने बोल्ट लगते हैं। तो एक फिगर के अनुसार हम इसे समझते हैं। देखिए, इस तरीके से ये आपका फिश प्लेट लगता है। ये जो है आपकी ये फिश प्लेट है और ये जो है फिश बोल्ट है और ये रेल नंबर 1 हो गई और ये रेल नंबर 2 हो गई। इन दोनों को रेल को जोड़ने के लिए हम इस फिश प्लेट का यूज करते हैं, इस फिश प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, और इस फिश प्लेट को इधर भी एक फिश प्लेट है और एक फिश प्लेट हमारा ये है। तो इन दोनों फिश प्लेट को एक दूसरे से रेल को जोड़े रखने के लिए हम कितने नंबर ऑफ बोल्ट यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ बोल्ट 4 यूज किए जाते हैं। और इनकी आपस में जो दूरी होती है वो 11.4 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर और 11.4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आपकी ये चाबी होती है और ये स्लीपर होता है जिस पे रेल को फिक्स किया जाता है। तो बाकी आप ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन इससे और भी 2018 की जेईई में क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो रेलों के बीच में जोड़ की जो लंबाई होती है वो कितनी रखी जाती है। तो हमेशा याद रखिए यह 1.5 mm से 3 mm तक रेल एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है तो आप इसको भी साथ में रेडी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में इन्होंने पूछा है कि फॉर अ सीवर लाइन 50 सेंटीमीटर डायमीटर द स्पेसिंग ऑफ मैन होल along स्ट्रेट रन वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। मीन्स कोई भी सीवर लाइन है तो अगर उसका डायमीटर इन्होंने कहा है कि 50 सेंटीमीटर है तो एक मैन होल की दूसरे मैन होल से कितनी दूरी रखेंगे आप। तो हमेशा याद रखिए इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 50 सेंटीमीटर, तो यदि इन्होंने पूछा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर तो 31 अगर 30 सेंटीमीटर तक का सीवर का पाइप है तो उसका जो मैन होल का डिफरेंस होगा, ठीक है, जो मैन होल का डिफरेंस होगा वो 45 मीटर होगा। 31 से 60 अगर सेंटीमीटर का डायमीटर है सीवर पाइप का तो उसमें 75 मीटर होगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो 10 मीटर है, जो कि बहुत कम है, हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है। 500 मीटर बहुत ज़्यादा है और 1000 मीटर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है, एक्चुअल तो इसमें होना चाहिए 75 मीटर, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में 100 मीटर दिया है तो हम अप्रॉक्स जो है 100 मीटर बी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर 61 से 90 सेंटीमीटर है तो इसे 90 मीटर आप रख सकते हैं। 90 से 120 सेंटीमीटर का सीवर पाइप यूज है तो आप वहाँ पे मैनहोल का डाया जो है मैनहोल का जो डिस्टेंस है एक मैनहोल का दूसरे मैनहोल से वो आप 150 मीटर रख सकते हैं। और 120 से अगर आपका 150 सेंटीमीटर का व्यास का अगर सीवर है तो आप 250 मीटर रख सकते हैं। और 150 सेंटीमीटर से अधिक का डाया का अगर सीवर पाइप है तो आप 300 मीटर तक रख सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में इन्होंने कहा है काउल इज़ प्रोवाइडेड। मीन्स काउल कहाँ जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो काउल आप देखे होंगे गांव में आप देखे होंगे जितने भी सेप्टिक टैंक या गांव की भाषा में बात करूँ तो जो लैट्रिन रूम का गड्ढा होता है, जो मल होता है लैट्रिन जहाँ पे इकट्ठा होती है, उसके ऊपर आप देखे होंगे एक पाइप लगा दी जाती है जिससे कि हार्मफुल गैसेस जो है वो बाहर निकल सकें। अदरवाइज अगर मीथेन वगैरह अगर या कार्बन मोनोऑक्साइड उस टैंक में अगर इकट्ठा होती जाएगी उसके ऊपरी तल पे तो उसके ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से ये जो पाइप लगाते हैं, इस पाइप का जो ऊपरी सिरा होता है इसी को हम काउल कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है।
टॉप पोर्शन ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम, वेंटिलेटिंग कॉलम के ऊपरी छोर पर काउल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा है इन्होंने 72 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 72 में पूछा है क्वेश्चन इन्होंने, टू कंट्रोल वेहिकुलर पॉल्यूशन एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स फॉलोइंग इज फिटेड। मीन्स वाहनों के एग्जॉस्ट मतलब उनके जो साइलेंसर है उससे जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, इसका एक फिगर के आधार पर समझते हैं। ये एक कोई बाइक है जिसका ये जो है आपका साइलेंसर है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो ये साइलेंसर है जो इंजन से आपका अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, आजकल देख रहे हैं जितने भी BS6 की गाड़ियाँ आती हैं उसमें ये कैटालिटिक कन्वर्टर का जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ऑक्सीजन CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है वायुमंडल में ना मिले और हमारा जो है प्रदूषण को हम न्यूट्रलाइज कर सकें, कम कर सकें। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, कैटालिटिक कन्वर्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि 73 में कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10-500/2012 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन pH वैल्यू शुड बी रेंज इन। तो आप जानते हैं कि pH वैल्यू जो होती है वो आपका 6.5 से 8 रखा जाता है पीने वाले पानी का। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी क्वेश्चन इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था 49 नंबर, तो उसमें मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं pH वैल्यू की। आप यहाँ देख सकते हैं कि पीने वाले पानी के लिए, ड्रिंकिंग पानी के लिए जो pH वैल्यू है वो 6.5 से 8.5 होना चाहिए। टर्बिडिटी जो है गंदलापन 1 NTU से 5 NTU तक होना चाहिए। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की बात करें तो 500 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम लीटर के बीच में होना चाहिए। कॉपर की बात करें तो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर के बीच होना चाहिए। इससे अधिक है तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये रिजेक्ट का कॉलम है और ये जो है हमारा एक्सेप्टेंस का कॉलम है, मतलब इतना तक है तो आप उस पानी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेड का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको टर्म को आप नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर लेड का बात करें हम तो इसकी जो मात्रा PV की होती है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से आप ज़्यादा नहीं रखेंगे और इसमें कोई भी छूट आप नहीं देंगे। मीन्स 0.01 से जैसे ही ज़्यादा होगा आप पानी को रिजेक्ट कर देंगे, पीने योग्य पानी वो नहीं रहा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का। इसमें पूछा इन्होंने सीवरेज सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम, मीन्स सीवरेज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सीवर जो है आपका हाउस सीवर से स्टार्ट होता है। मीन्स जो घरों से गंदा पानी निकलता है, मेन पाइपलाइन आप गांव में देखे होंगे कि सभी घरों के आगे एक नाली बनी रहती है या तो एक पाइप डली रहती है जो कि हर घर से सीवर उस मेन पाइप में जाता है। फिर वो मेन पाइप जो है उसको आगे म्यूनिसिपल, जहाँ नगर पालिका होता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट करना होता है, वो वहाँ उसको लेके जाता है। इसका एक फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि आपका ये जो है, जैसे ये क्या है, वॉश क्लोजेट है। ठीक है, और ये वॉश बेसिन है। ठीक है, जिसमें आप हाथ धुलते हैं, और ये आपका बाथरूम है। ठीक है, तो इन सब का पानी जो है निकलता है सीवर लैटरल के माध्यम से। इसे लैटरल सीवर भी बोलते हैं, पार्श्व सीवरों से भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन इसका जो आपका UPSSC ने जो इसका सही आंसर माना है वो गृह सीवरों से माना है। ठीक है, तो आप ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है। लेकिन मैं अगर इन सभी के, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सभी है ये हाउस सीवर है, लेकिन इन सभी के जो सम्मिलित रूप है, इस सम्मिलित रूप को यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हम सीवर लैटरल कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन 75 में इन्होंने पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 75 में आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन 75 में इन्होंने पूछा कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट बोथ एंड्स। ठीक है, तो बोथ एंड्स है, मीन्स कोई एक स्टील का कॉलम है जो कि हेल्ड है पोजीशन में और रिस्ट्रेंड है अगेंस्ट रोटेशन, मीन्स इस तरीके से है, और रोटेशन उसका जो है, रोटेशन जो है
इस तरीके से अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो वो जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो कंडीशन बनती है आइए उसको देख लें। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इंड कंडीशन याद रखिए, ये 4 में से कोई ना कोई एक तो हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछा ही जाता है, ठीक है। तो हमसे पहला ही पूछा इन्होंने कि दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से आबद्ध है लेकिन घूर्णन के प्रति प्रतिरोध है। तो मीन्स इसका सही अगर ऐसा है, मीन्स अगर ये दोनों तरफ से अगर आबद्धित है लेकिन ये घूम नहीं सकता है, तो उसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ लिया जाता है वो 0.65 L होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब यह पूछ ले कि दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से, सेकंड देख लीजिए, दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हो और वह एक दूसरे पर घूर्णन के विपरीत हो तो 0.80 L लिया जाता है। तीसरा नंबर है दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है परंतु घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित नहीं है, मीन्स घूर्णन कर सकता है, तो L = 1 L लिया जाएगा आपका इफेक्टिव लेंथ। और लास्ट है एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध परंतु घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित नहीं तथा दूसरे पर घूर्णन के प्रति विपरीत प्रतिरोधित नहीं है। मीन्स आपका ये दोनों तरीके से आपका इस तरीके से है, मीन्स यह आप दोनों तरफ से आबद्धित नहीं है, मीन्स फिक्स नहीं है। तब क्या हो सकता है, तो ये किधर भी घूम सकता है, ये इधर भी घूम सकता है, ये इधर भी घूम सकता है। तो इसका जो L की वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स ऑफ L लिया जाता है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन 76 में इन्होंने पूछा है हमसे, सॉरी एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में इन्होंने पूछा है हमसे कि द मेंबर ऑफ अ रूफ विच सपोर्ट्स द पर्लिन इज कॉल्ड एज, मीन्स पर्लिन को सपोर्ट करने वाले भाग को हम क्या कहते हैं किसी भी ट्रस में। तो ये हमारा एक ट्रस है, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि पर्लिन को सहारा देने वाले को क्या कहते हैं। तो ये हमारा पर्लिन होता है जिसके ऊपर हमारी ये छत जो है रखी गई है। तो इस पर्लिन को सहारा कौन दे रहा है, ये दे रहा है। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है प्रिंसिपल राफ्टर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये है हमारा पर्लिन या क्लेटी से बोलते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि कभी कभी पूछ लेता है किंग पोस्ट क्या होता है। तो किंग पोस्ट यह मध्य थूनी होती है जो किन्हीं 2 स्ट्रेटों पर जो है टिकी रहती है, तो इसे किंग पोस्ट कहते हैं, ठीक है। रिज कवर होता है आपका, ये रिज कवर होता है ताकि बारिश के समय में आपकी ये सीट और ये सीट, ठीक है, दोनों के बीच अगर खुला रहेगा तो क्योंकि यहाँ आप जॉइंट कर रहे हैं तो इसको कवर नहीं करेंगे तो आपका पानी अंदर आने के चांसेस रहेगा, तो इसी को हम रिज कवर बोलते हैं, ठीक है। ओके, और जो ये नीचे होता है जो इन दोनों को प्रिंसिपल राफ्टरों को बांध के रखता है, इसे हम जो है टाई बीम कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता, प्रिंसिपल राफ्टर 76 का सी, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 77 की। क्वेश्चन नंबर 77 में उन्होंने पूछा है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी ऑफ, मीन्स कंक्रीट को आप कितने जो है तापमान पर तराई करेंगे जब आर्द्रता जो नमी रहे मौसम में, तो 90% ह्यूमिडिटी आपकी होनी चाहिए तराई के लिए। और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसका टेम्परेचर जो है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 78 में इन्होंने पूछा है कि इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर दैन परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। इसमें इन्होंने ये पूछा है हमसे कि अगर कंक्रीट का जो प्रतिबल है वो स्टील के प्रतिबल से पहले अपने वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे खंड को हम कौन सा खंड कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आइए डिस्कस कर लेते हैं कौन सा खंड क्या होता है। अगर संतुलित या मितव्ययी खंड जिसको हम इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन। इकोनॉमिकल सेक्शन मीन्स किसी भी आरसीसी या फिर किसी भी कंक्रीट सेक्शन में अगर उसका न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल एक्सिस का मान बराबर हो, या तो उसका स्टील और कंक्रीट दोनों अपने प्रतिबल को एक साथ मीन्स सिग्मा CBC और सिग्मा CST दोनों का मान जो है
एक साथ उपजता है प्रतिबल लोड आने पर और एक समान रहता है, तो उसे हम जो है बोलते हैं क्या, संतुलित खंड या इकोनॉमिकल सेक्शन। लेकिन हमारे में कह रहा है कि कंक्रीट ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अल्प प्रबलित अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है? स्टील में अनुज्ञेय प्रतिबल पहले उपजते हैं, कंक्रीट बाद में। मीन्स इसमें सिग्मा CBC जो है वो पहले अपने स्ट्रेस प्रतिबल को प्राप्त करता है, उसके बाद सिग्मा ST प्राप्त करता है। मीन्स सिग्मा CBC इसमें पहले प्राप्त करता है। या तो आप इसे एक्सिस के, न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल एक्सिस के टर्म में समझना चाहते हैं, तो एक्चुअल एक्सिस इसमें कम होती है, क्रिटिकल एक्सिस ज़्यादा होती है, तो उसे हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। अति प्रबलित किसे कहते हैं? तो अति प्रबलित ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो इसमें जो है हमेशा कंक्रीट जो है इस्पात की अपेक्षा अपना अधिकतम प्रतिबल पहले प्राप्त करता है, और यही हमारा क्वेश्चन भी है 78 का। इन्होंने पूछा है कि जब कंक्रीट अपने स्ट्रेस को पहले प्राप्त कर लेता है स्टील से, तो उस खंड को हम क्या बोलते हैं? तो हम उसे बोलते हैं अति प्रबलित खंड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होगा? आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 ये सॉल्व हमने 49, क्वेश्चन नंबर 49 का जो सॉल्यूशन था उसी में हमने जो है इसको दे दिया था एक टेबल बना के। हमेशा याद रखिए, चूँकि यह 10 मीटर से स्पान कम है, ठीक है, और इस पर कोई भी लाइव लोड इन्होंने नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में सिंपली सपोर्टेड के लिए जो इसका मान होता है वो 20 होता है, कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, और 26 हमारा कंटिन्यूअस के लिए होता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 49 को देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा है कि श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब, श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब मीन्स कंक्रीट स्लैब में जो कंक्रीट की छत होती है उसमें श्रिंकेज कौन सा जो है आपका होता है, ठीक है। तो आप इसका डिटेल सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्रैक्स आर डेवलप्ड व्हेन टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स आर काज्ड ड्यूरिंग श्रिंकेज ड्यू टू रिस्ट्रेंट, दस श्रिंकेज काजेज टेंशन क्रैक्स। मीन्स श्रिंकेज कौन सा होता है? आपका टेंशन क्रैक्स जो है स्लैब में होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, तनन दरारें ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है तो आप इसको भी देख लीजिए। कंक्रीट श्रिंकेज क्रैक्स हैपन बिकॉज द सरफेस ऑफ द कंक्रीट ड्राइज फास्टर एंड श्रिंक्स बिकॉज इट्स एक्सपोज टू एयर। मीन्स ये चूँकि वायुमंडल में ये खुला रहता है छत की जब ढलाई की जाती है, ठीक है, तो ये ऊपर का सरफेस जो है बहुत जल्दी सूख जाता है तापमान और हवा लगने के कारण, जबकि अंदर की जो सतह होती है वो तापमान उतना नहीं ज़्यादा रहता है, तो वो सिकुड़ता है, जिसकी वजह से तनन दरारें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 में इन्होंने पूछा है इन ऑर्डर टू स्लाइडिंग मैसनरी डैम द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड सॉइल शुड बी एटलीस्ट द वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि ये इसका ऑप्शन सही 1.5 है। डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड 1904 1986 के अनुसार पार्श्व बलों जैसे प्रतिधारक दीवार का प्रतिरोध करने वाली संरचनाओं के स्लाइडिंग के खिलाफ सुरक्षा कारक 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। यह कब होगा? जब चल भार, अचल भार और पवन भार एक साथ माना जाता हो, ठीक है। स्लाइडिंग का प्रतिरोध घर्षण और घर्षण जोड़ के अपरूट सामर्थ्य के कारण हो सकता है। ओके, ठीक है, हमेशा याद रखिए ये हमसे जो पूछा इन्होंने स्लाइडिंग का पूछा है, अगर ओवर टर्निंग का ये पूछते तो ये हो जाता 1.2, ठीक। आई थिंक 1.2 या 1.4 होता है, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बार ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। तो अगर आरसीसी का कॉलम है तो उसमें आप जो है डाया, जो मेन बार का डाया होता है वो कभी भी आप 12 mm से कम नहीं रख सकते हैं। और कुछ जानकारी देख लेते हैं। और जो कॉलम होता है, स्तंभ होता है, उसमें मिनिमम कवर जो है आप
40 mm से कम नहीं रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ रिइंफोर्समेंट जो आपका स्टील का एरिया होगा वो 0.8 से परसेंट से लेकर 6% से जो है उसके बी या डी उसके सेक्शन का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो छल्ले लगे हैं उनका डायमीटर आप देख लेते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक स्तंभ में अनुप्रस्थ न्यूनतम पिच जो होती है वो उसका मिनिमम माप हो सकता है। मिनिमम माप किसे कहते हैं? बी या डी जो दोनों में से कम होगा उसी को हम मिनिमम माप कहते हैं, ठीक है, या इसे लीस्ट लैटरल डायमेंशन भी इंग्लिश में कहते हैं। और मेन बार जो उसका डाया होगा वो मेन बार का 16 गुना होगा। और अनुप्रस्थ प्रबलन जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा स्टील वो 48 टाइम्स होगा। और टाई का जो डाया होगा, मैं एक कॉलम का फिगर बना ही देता हूँ। आपकी ये मेन बार हो गई, ठीक है, और इसमें ये जो है आपके छल्ले लगे होते हैं, ठीक है। तो छल्ले आप जानते हैं जिसे स्टीरअप्स बोलते हैं, इंग्लिश के टर्म में बात कर लें तो ये इसकी मेन बार है, तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाई की बात हो रही है तो टाई आपका ये हो गया। जो छल्ले लगते हैं उनका डाया जो है मुख्य छड़ का, ठीक है। मुख्य छड़ मतलब ये है, ये जो हमारी मेन बार होती है, जो चारों छड़ें खड़ी होती हैं वो मेन बार होती है। तो उनके डाया का 1/4 या तो 6 mm जो भी हो अधिक हो वो लीजिए, या तो मुख्य छड़ का न्यूनतम माप 12 mm आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन बार ये है। और एक इससे टर्म से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका स्क्वायर या कॉलम है या रेक्टेंगल कॉलम है तो मिनिमम जो है 4 छड़ें आपकी मेन बार होनी चाहिए, ठीक है। और अगर सर्कुलर है तो इसमें जो मिनिमम छड़ आप यूज करेंगे आप जो है नंबर ऑफ बार 6 होनी चाहिए। ये कई एसएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। ओके, अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में इन्होंने पूछा कि रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कैन बी मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। तो मैंने ऑलरेडी ऊपर इसको डिस्कस कर दिया था। ऊपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 36 वगैरह के नियर अबाउट था पार्ट ए की वीडियो में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ये 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाता है, और जब 4% आप निकालेंगे तो ये बेसिकली 0.04 बी इंटू कैपिटल डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में इन्होंने पूछा है कि द मिनिमम साइड ऑफ डायमीटर ऑफ कॉलम रिइंफोर्समेंट कंक्रीट टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नॉट बी लेस दैन, ठीक है। मिनिमम जो डाया होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए ताकि आप उसको रोक पाएँ उसको अर्थक्वेक के समय, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो इसका डायमेंशन होता है वो 15 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट बीम बार डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन द बीम पासिंग थ्रू एंकरिंग इनटू द कॉलम जॉइंट। मीन्स जो भी छड़ आप मैक्सिमम डाया की यूज कर रहे हैं उस बीम में उसका 15 गुना या तो 300 mm जो भी अधिक हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन और आज देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इसमें यह है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो कि आप एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड अर्थक्वेक को देखता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 13920 1993 जो है आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड जो है कोड है, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग का कोड है, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, नाउ एक बात और के यहाँ देखिए, 3 पॉइंट है, इसको देख लीजिए। एटलीस्ट 3 बार्स शुड बी देयर ऑन ईच फेस इन फेस, मिनिमम 8 बार्स रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ अर्थक्वेक। मीन्स अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है और उसे आप अर्थक्वेक भूकंप से प्रतिरोधी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम आप 8 छड़ों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और 3 छड़ एक साइड होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लोजली स्प्लेस्ड टाइज 2 इंच ऑफ कॉलम लेंथ लार्जर डायमेंशन ऑफ द कॉलम 1/6 ऑफ कॉलम हाइट। मीन्स जो आपका डाया होगा वो 1/6 होगा किसके? कॉलम हाइट का, ठीक है। जो छल्लों का बेसिकली इन्होंने ये कहने का मतलब है इनका कि जो टाइज जो छल्ले प्रयोग होंगे आपके कॉलम में उनके जो अंतराल होगा वो 1/6 होना चाहिए किसका? कॉलम हाइट का या तो और 400 mm होना चाहिए,
400 mm होना चाहिए। ठीक है, थर्ड एक टॉपिक देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ टाई बियॉन्ड 135 डिग्री मस्ट बेंड मस्ट बी एटलीस्ट 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टील बार। ठीक है, मीन्स अगर आप उसे 135 डिग्री से ज़्यादा का बेंड दे रहे हैं तो यह 10 गुना होना चाहिए डायमीटर स्टील बार का जो आप यूज कर रहे हैं, या तो एंड शुड नॉट बी लेस देन 75 mm से कम तो नहीं ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 84 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 85 का। तो 85 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि द स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्टीरअप्स इन अ रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट शैल नॉट बी लेस दैन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 में इन्होंने पूछा है कि मिनिमम दो छल्लों के बीच का अंतराल आप कितना रख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि यह आपका 100 mm होता है। आप इसका डिटेल दे सकते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 द स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्टीरअप्स इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम शैल नॉट बी लेस देन 100 mm। कुछ और नोट याद रखिए जो ज़रूरी है आपके लिए। तो द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू मेन बार्स, जो मेन छड़ें होती हैं, ये तो स्टीरअप्स की बात हो गई, जो मेन छड़ें होती हैं उनका जो है अंतराल आप कितना रखेंगे। तो ये आप 15 mm रख सकते हैं, या तो 2/3 नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट मीन्स 2/3 भाग आप पार्ट आप क्या लिख सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट का जो साइज आप यूज कर रहे हैं उसका जो है आप क्या करेंगे, 2/3 भाग ले सकते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ द बार विच एवर इज ग्रेटर मीन्स इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही वैल्यू आप किन्हीं दो मेन छड़ों के बीच का डिस्टेंस रखेंगे। जैसे ये दो मेन छड़ है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है या तो आप 15 mm रखेंगे या तो 2/3 कोर्स एग्रीगेट ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स इन टेंशन। अगर टेंशन में कोई बार है तो आप उसका कितना यूज करेंगे। तो बीम के लिए 300 mm, 180 mm या 150 mm फॉर ग्रेड्स ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट 250, 415 और 500 ग्रेड की अगर स्टील यूज कर रहे हैं तो बीम के लिए आप ये स्पेसिंग ले सकते हैं। इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वो आपको लेटर ऑन पता चलेगा। स्लैब में बात करूँ तो आपका 3D या 300 mm होता है फॉर मेन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए ये होता है आपका मेन बार के लिए। अब मेन बार क्या होती है, तो आप छतों में देखते होंगे कि 2 लेयर में छड़ डाली जाती है। एक सबसे नीचे डाली जाती है, फिर उसके आड़ी दिशा में मीन्स उसके जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपकी दूसरी छड़ डाली जाती है। जो ऊपर छड़ डाली जाती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, और जो सबसे नीचे छत पे डाली जाती है उसे हम जो है मेन बार कहते हैं। तो मेन बार की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 3D या 300 mm से कम होनी चाहिए, विच एवर इज लेस। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो आप जो है इसको आप ये वैल्यू ले सकते हैं, मीन्स 5D या तो 450 mm आप ले सकते हैं। ये किसके लिए है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए है, या इसे कहीं कहीं पे टेम्परेचर बार भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ऊपर होती है छत पे, तो यह टेम्परेचर को भी रेजिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स वाटर यूज्ड इन रिइंफोर्समेंट कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। ऑर्गेनिक सॉलिड की बात की है इन्होंने। तो इंडियन स्टैंडर्ड 456 क्या कहता है कि कंक्रीट में कितने लिमिट में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है या सॉलिड्स कंपाउंड है तो हम किसमें को परमिट करेंगे, किसको जो है रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये 200 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक की बात करूं तो ये 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फेट की बात करूं तो ये 400 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लोराइड की बात करूँ तो ये 2000 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए PCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए RCC के लिए। सस्पेंडेड मैटर की बात करूं तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए, तो हमारा सही ऑप्शन है A। ठीक है, ठीक मीन्स यहाँ पहला नंबर, और यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 200 मिलीग्राम पर लीटर, जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पूछा इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 87,
अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम टू बी, मीन्स व्हिटनी के अनुसार अल्टीमेट स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। व्हिटनी थ्योरी के आधार पे जो अल्टीमेट स्ट्रेन कंक्रीट होती है वैल्यू उसकी 0.3% लिया जाता है। किसका? तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम एज करस्पेंडिंग टू दिस स्ट्रेन, मीन्स जो सबसे अधिकतम कंप्रेसिव प्रतिबल जो किसी भी आरसीसी खंड में उपजते हैं उसका 0.3% लिया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए कि जो कंप्रेसिव एक्सट्रीम स्ट्रेस होती है उसकी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है कि स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है। स्ट्रेन की वैल्यू तो हमेशा याद रखिए वो 0.0035 होती है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 88 की। क्वेश्चन नंबर 88 में इन्होंने पूछा है कि मापांक अनुपात क्या हो का फार्मूला क्या है। तो आप जानते हैं मापांक अनुपात इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल टू होता है मॉड्यूलर, ठीक है, रेशियो, और मॉड्यूलर रेशियो इक्वल टू होता है 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 में इन्होंने पूछा है कि चपटी स्लैब की मोटाई निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो 12.5 सेंटीमीटर या 125 mm से जो है फ्लैट स्लैब की थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए। आप इसको IS 456 2000 के पेज नंबर 53 पे क्लास नंबर 31.2.1 में आप इसे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 में इन्होंने पूछा है कि इन डिजाइन सिनेमा हॉल विड्थ ऑफ ट्रेड इज टेकन एज, मीन्स सिनेमा हॉल में जो ट्रेड होती है मीन्स सीढ़ी के वो पट जो होता है जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हैं एक सीढ़ी से दूसरी कदमचों पे, उसकी चौड़ाई सिनेमा हॉल में कितनी रखी जाती है। तो सिनेमा घर में पट की जो चौड़ाई होती है वो 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच रखा जाता है, जबकि आवासीय भवन में यह 23 सेंटीमीटर तथा उठान 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। जबकि सार्वजनिक भवन जो है, सार्वजनिक भवनों में यह 27 से 30 सेंटीमीटर तथा उठान जो है इसका 13 से 15 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो हमारा जो सही इसका ऑप्शन है वो हमारा 30 से 50 सेंटीमीटर है, मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा बी ये है, सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 में इन्होंने पूछा है ड्यू टू एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सेफ डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज, मीन्स एंड ऑफ सर्कुलेशन किसी संपत्ति के अथवा डिजाइन के कारण चलन समाप्त हो जाने पर क्या उसको क्या कहते हैं, तो उसको अप्रचलन कहते हैं। मीन्स आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अनसर्कुलेशन वैल्यू हो जाएगी जिसे आप प्रचलन मूल्य कहते हैं। तो 91 का ए ऑप्शन सही है। कुछ और वैल्यू जान लेते हैं, कुछ और डिफिनेशन जो एस्टिमेटिंग कास्टिंग से और पूछा जा सकता है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी संपत्ति की आकृति तथा डिजाइन आदि के कारण चलन समाप्त हो जाना अप्रचलन कहलाता है, अनसर्कुलेशन कहलाता है। ये तो हमारा आंसर हो गया। एक होता है डिस्ट्रेस वैल्यू, पीड़ित मूल्य। तो इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी मजबूरी में जैसे दंगा या विदेशी आक्रमण, उपद्रव वगैरह कहीं पे हो जाए, कहीं जातिगत या फिर धर्म से रिलेटेड झगड़ा हो जाए, तो उस कारण कोई संपत्ति अपने वर्तमान बाजार मूल्य से कम दाम पर बिकने लगे तो उसे हम पीड़ित मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहीं दंगा हो जाए और बार बार वहाँ दंगा हो रहा है तो आप नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे किसी का घर ले, और वहाँ के भी जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द बेचकर वहाँ से निकल जाए, तो वो बहुत कम दामों में ही बेचकर उसको चले जाते हैं। और ये कम दाम में बेचने का कारण क्या हुआ, तो वो उपद्रव हुआ। ठीक है, तो इसको हम जो है डिस्ट्रेस पीड़ित मूल्य भी कहते हैं। कुछ और मूल्य के बारे में जान लेते हैं। एक होता है साल्वेज मूल्य। ठीक है, साल्वेज मूल्य जिसे कबाड़ मूल्य भी कहते हैं। तो किसी संपत्ति के लाभकारी आयु के अंत पर, मीन्स जब तक वो बनाया गया है के अंत पर जो उसकी खड़ी स्थिति में मूल्य रह जाता है उसे कबाड़ मूल्य कहते हैं। ठीक है, मीन्स कोई बिल्डिंग अगर 50 साल के लिए डिज़ाइन की गई है, 50 साल तक उसका अवधि पूरा हो गया तो वो अभी खड़ी है, उसको गिराया नहीं गया है, उस समय जो मूल्य उसका है बेचने पर जो मूल्य मिलेगा उसे साल्वेज मूल्य कहते हैं या कबाड़ मूल्य कहते हैं। ठीक है, और स्क्रैप मूल्य क्या होता है, जब आप उसको आप गिरा दीजिए उस बिल्डिंग को, उसकी जो डिज़ाइन पीरियड था उसके बाद उसको अगर आप गिरा के और उसका जो है गिराने का खर्चा घटा दीजिए, जो कबाड़ मिलेगा, जैसे लोहा वगैरह जो हो गया आप केजी के भाव से बेच दिए, आरसीसी का दरवाज़ा बेच दिए। ठीक है, तो वो जो मूल्य होगा आपका उसे हम कबाड़ मूल्य कहते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वन टाइम सरचार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज, तो ये हमारा ऑप्शन सही है इसका 8%। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 10 या 11 में बता दिया था, क्योंकि वहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट क्या लिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो है 10% होता है, जबकि पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेट का 8% बिजली का खर्च होता है और 1.5% पानी पे खर्च होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे हो गया 92। ठीक है, अब 92 पे ये होता है आपका, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया था, ठेकेदार का लाभांश 10%, आकस्मिक व्यय 3 से 5%, पानी का शुल्क 1.5%, स्वच्छता का पानी का 5 से 8%, विद्युतीकरण का 8% और वर्क इस्टेब्लिशमेंट का 1.5 से 2%। इसीलिए मैं ऑलरेडी आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, बशर्ते आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाकी 3 ऑप्शंस जो कि आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि दर विश्लेषण करते समय चिनाई में पानी के प्रभार का, तो पानी का प्रभार अभी आपने जस्ट यहीं पढ़ा है, पानी का शुल्क कितना लिया जाता है, तो हमारा 1.5%। तो हमारा यहीं से देखिए दोनों क्वेश्चन रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 में इन्होंने पूछा है कि इफ़ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 35 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन BC इज 15 डिग्री देन द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल हमसे पूछा है, आइए इंक्लूडेड एंगल निकाल लेते हैं। चूँकि बैक बियरिंग इन्होंने जो दिया है, बैक बियरिंग का जो मान इन्होंने दिया है, बैक बियरिंग का जो इन्होंने मान दिया है वो कितना दिया है हमें, ठीक है, बैक बियरिंग हमें इंटरनल एंगल निकालना है। तो चूँकि इंटरनल एंगल इक्वल टू, एक बात याद रखिए कि इंटरनल एंगल इक्वल टू होता है फोर बियरिंग अग्र दिक्मान माइनस बैक बियरिंग प्लस माइनस 180। मतलब अगर एक 180 से कम है बैक बियरिंग तो उसमें 180 जोड़ेंगे, और अगर 180 से बैक बियरिंग ज़्यादा है तो उसे हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा इन्होंने AB का मान दिया था 15 डिग्री मीन्स फोर बियरिंग, माइनस ये हमारा हो गया जो है BC इन्होंने दिया है जो कि हमारा बैक बियरिंग है। ठीक है, और चूँकि ये बैक बियरिंग आप देख पा रहे होंगे कि 180 डिग्री से कम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 180 डिग्री से कम है, 35 डिग्री है, तो इसमें हम प्लस 180 जोड़ दिए तो हमारा ये हो गया 160 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर C जो है सही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में इन्होंने पूछा है कि स्टाफ रीडिंग करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन आर रिस्पेक्टिवली। मीन्स कर्वेचर मीन्स जब भूवक्रता को ध्यान दिया जाता है तो उसका कर्वेचर और रिफ्लेक्शन में का जो सम्मिलित रूप होता है वो किस में होता है, तो आइए देख लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो माइनस में लिया जाता है, -0.785 डी जहाँ डिस्टेंस है, और कर्वेचर ये तो कर्वेचर हो गया जो माइनस में लिया जाता है, और रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये प्लस में 0.0112 डी स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, तो मीन्स पहला हमारा माइनस में हो गया, दूसरा प्लस में, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही है। मीन्स कर्वेचर हमारा जो है यहाँ पे किस में है, माइनस में, और रिफ्लेक्शन हमारा प्लस में। ठीक है, अब कभी कभी ये पूछ लेता है, ये मान आप याद रख लीजिए। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि कर्वेचर का मान कितना होता है, रिफ्लेक्शन का मान कितना होता है। यहाँ तो पूछ लिया प्लस में होता है कि माइनस में होता है, कभी कभी इसका मान भी पूछ लेता है, और कभी कभी इसका सम्मिलित रूप पूछ लेता है कि जब CCCR का सम्मिलित जो रूप होता है तो ये होता है -0.0673 डी स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। इन्होंने पूछा है कि द सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर अ मैप विद स्केल 1:10,000। ठीक है, तो इसका जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि समोच्च अंतराल इक्वल टू होता है आपका जो भी आपका 25 अपान प्रति किलोमीटर में सेंटीमीटर की संख्या। तो 25 डिवाइड बाई प्रति सेंटीमीटर में प्रति किलोमीटर में सेंटीमीटर की संख्या है, तो प्रति किलोमीटर में है 10 सेंटीमीटर, प्रति किलोमीटर में ना सेंटीमीटर की संख्या। तो आप देखते हैं यहाँ 10,000 है तो हम इसे 10 किलोमीटर ले सकते हैं, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप 2 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A सही है। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर आपके पास एशियन पब्लिकेशन की DB गुप्ता की बुक है तो आप इसे पेज नंबर 41 में भी देख सकते हैं। ये पूरा डाटा वहाँ पे दिया गया है कि बिल्डिंग के लिए कितना लेते हैं और जो है घने क्षेत्रों के लिए कितना लेते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 में इन्होंने पूछा है
97 में कि द लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास मीन्स प्रिज्म दिक्सूचक कंपास में उसका लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या ली जाती है। ठीक है, तो सर्वेयर कंपास में 15 मिनट होता है और जो है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास में 30 मिनट होता है। ठीक है, तो डी बी गुप्ता के पेज नंबर 117 में आप इसे देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं 30 मिनट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 98 में देख सकते हैं हम। क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में इन्होंने पूछा है कि मिनिमम एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ वियर एंड कैनाल हेड रेगुलेटर। तो ये आपका हो गया क्या, कंटूर कैनाल हो गई और आपका ये है हो गया हमारा हेड रेगुलेटर। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतराल होता है वह 90 डिग्री होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप एक सीधी रेखा खींचें तो यहाँ के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा इन्होंने कि अ कैनाल कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू कंटूर लाइंस एरिया इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे बोलते हैं हम, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वाटर शेड। ठीक है, वाटर शेड कैनाल या फिर अ कैनाल कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू कंटूर लाइंस आर कॉल्ड इज। ठीक है, तो उसे हम नॉर्मल जब कहा जाए तो ये साइड स्लोप कैनाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आप देख सकते हैं रिज कैनाल क्या होती है, अगर वो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे ये कैनाल है तो अगर यह इसके उच्चतम बिंदु पर बनाई जाए तो इसे रिज कैनाल कहेंगे आप। अगर साइड में बनाई जाए, ठीक है, यहाँ पे साइड में बनाई जाए तो इसे साइड कैनाल बोलेंगे आप। ठीक है, इससे साइड कैनाल मीन्स 90 डिग्री पे बनाया जा रहा है तो इसे साइड कैनाल बोलेंगे। और कंटूर कैनाल क्या होता है, जो उसके कंटूर को फॉलो करते हैं, उसके जो है कंटूर को फॉलो करते हुए जो कैनाल बनाई जाती है तो उसको हम कंटूर कैनाल कहते हैं। लेकिन इन्होंने हमसे ऑलरेडी कहा है कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू कंटूर मीन्स ये कंटूर लाइन है और कंटूर लाइन से ये 90 डिग्री पे हमारा जो है बन रहा है तो इसको हम साइड कैनाल कहते हैं। ठीक है, अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में इन्होंने हमसे पूछा है, आप चाहें तो इसकी डिफिनेशन यहाँ भी देख सकते हैं। समोच्च नहर क्या होती है, समोच्च नहरें समोच्च रेखाओं के समांतर बनाई जाती हैं। इस प्रकार के नहर से एक तरफ सिंचाई की जाती है। जबकि साइड कैनाल क्या होती है, ये नहरें स्थानीय भूमि के ढाल के अनुसार बनाई जाती हैं। प्रायः यह नहरें समोच्च नहरों से 90 डिग्री पर बनाई जाती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 में इन्होंने पूछा है कि हाइड्रोलॉजी साइकिल इज डिनोटेड बाय इक्वेशन। तो हाइड्रोलॉजी का जो साइकिल होता है वो P=E+R होता है। ठीक है, जहाँ P क्या है आपका प्रेसिपिटेशन है, जो अवक्षेप पानी का गिरता है। R क्या है, जो रनऑफ है, जो पानी आपका पहाड़ी पर्वतों से गिरता है और जो है ढलानों पे बहता हुआ आता है, उसे हम जो है रनऑफ कहते हैं। और E क्या है हमारा इवेपोरेशन है, जब पानी किसी जो है नदी नहर में आ जाता है तो वहाँ से टेम्परेचर बढ़ने पर, धूप होने पर यह पानी कुछ इवेपोरेट कर जाता है जिसे हम E कहते हैं। और R ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और P क्या है, प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन आते हैं कि द हाइट ऑफ सुनामी वेव डिपेंड्स अपॉन। तो हाइट ऑफ जो है सुनामी जो आती है उसकी जो हाइट है वो की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, तो वहाँ के स्थानीय टोपोग्राफी पे करती है। अगर ये स्थल बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो सुनामी की जो लेंथ होगी वो भी हाई हो सकती है। आइए नेक्स्ट बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। तो इन्होंने पूछा है 102 में टावर इज़ मेड। टावर किस लिए बनाया जाता है, तो टावर जो है आपका टावर आप देख सकते हैं, ये जो है लंदन का ब्रिज है। तो आप देख सकते हैं ये जो होते हैं इसको टावर हम बोलते हैं। ये क्या है हमारा टावर है और ये हमारा क्या है सस्पेंशन ब्रिज है। आप देख पा रहे हैं ये सस्पेंशन ब्रिज है। तो हमेशा टावर कहाँ बनाए जाते हैं, तो टावर जो है हमेशा बनाए जाते हैं स्विंग ब्रिजेस की तरफ, मीन्स सस्पेंशन ब्रिजेस की तरफ। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेनिट्रेशन टेस्ट बिटुमन इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग। मीन्स पेनिट्रेशन टेस्ट बिटुमन का कौन सा टेस्ट पता करने के लिए किया जाता है, तो पेनिट्रेशन टेस्ट फाइंड ग्रेड। ठीक है, किस ग्रेड का बिटुमन है या किस ग्रेड का डामर है ये पता करने के लिए हम जो है
आपका पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ टेस्ट देख लेते हैं। डक्टिलिटी टेस्ट बिटुमन का जो किया जाता है वो क्या पता करने के लिए किया जाता है, तो वो डक्टिलिटी पता कितना तन सकता है वो पता करने के लिए किया जाता है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो फ्लैश पॉइंट एंड फायर जो पॉइंट टेस्ट होता है ये पेंस्की मार्टिन्स क्लोज्ड टेस्टर अपरेटस का नाम है जिसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसकी डिजायरेबल वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं कितना होना चाहिए। फ्लोट टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो ये कंसिस्टेंसी पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस को पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या डिसाइड होता है, तो ये आपका ये वैल्यू डिसाइड करती है कि वो कितना पेनिट्रेशन उसकी वैल्यू है। सॉफ्टनिंग टेस्ट बिटुमन का किस लिए किया जाता है, तो ये सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए किया जाता है। उसमें कौन से टेस्ट अपरेटस यूज होते हैं, तो रिंग बार टेस्ट का यूज किया जाता है। जो टेम्परेचर डिजायरेबल है वो 35 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट किया जाता है, तो ये विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए किया जाता है। इसके लिए जो अपरेटस यूज होता है वो पिग्नोमीटर होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.01 से 0.3 होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था जिसमें सही ऑप्शन 1.09 था। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा इन्होंने कि स्लोप ऑफ विलेज रोड शुड बी यूजुअली लेस देन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ विलेज रोड, तो इसमें जो है सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 1/12। ठीक है, पहाड़ी सड़कों में यह जो है 1/20 भी लिया जाता है। ठीक है, और एक बात आपको और बता दूं कि इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो ऊपर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है पार्ट ए में। ठीक है, किस प्रकार की रूलिंग ग्रेडियंट है तो क्या होगा और आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है तो क्या होगा, ये सारा डिस्कस वहाँ पे किया है। तो आप पहले पार्ट 1 देख लें, तो पार्ट 2 का देखेंगे वीडियो तो आपको सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 में इन्होंने पूछा है थिकनेस ऑफ डामर लेड रोड्स लेयर बिटुमन रोड इज। ठीक है, तो बिटुमन डामर की परत कितनी बिछाई जाती है, तो यह जो है बिटुमन सड़कों में डामर बिछाई परत की मोटाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आपकी 5 से 7.5 सेंटीमीटर होती है। डामर बिछाई परत के छिड़कने के लिए डामर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप पर गर्म करना चाहिए। प्रति वर्ग मीटर में 1 वर्ग मीटर में 0.5 kg बिटुमन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 5 to 10 सेंटीमीटर है। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो सकता है, लेकिन आयोग ने इसे 2 से 3 सेंटीमीटर आंसर माना है, जबकि होना चाहिए आपका 5 to 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है कि 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्विवेलेंट। तो 1 डिग्री कर्व इक्विवेलेंट होता है आपके 1750/r के। मीन्स आइए देख लेते हैं 1 डिग्री कर्व के लिए। तो 1 डिग्री कर्व के लिए आपका डिग्री, तो एक यदि मान लीजिए जरीब की लंबाई, जो चेन की लंबाई 100 फीट है, तो आप इसमें जो डी का वैल्यू होगा आपका, जो डिस्टेंस वैल्यू होगा, सॉरी डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5730 फीट अपॉन आर। तो आप इसे जब इक्विवेलेंट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1750/r आपका हो जाएगा। ठीक है, यही 20 मीटर की अगर लेंथ हो तो ये आपका d = हमेशा याद रखिए ये वैल्यू हो जाएगी 1719/r। अगर 30 मीटर है, सॉरी अगर 30 मीटर चेन है और 20 मीटर है तो ये है। और नॉर्मल यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया था, यहाँ पे इन्होंने चेन लेंथ की बात ही नहीं की थी, तो चेन लेंथ की बात नहीं किया था इन्होंने, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा ये होगा। जबकि कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए ये भी दे देता है, ये दोनों विकल्प में दे देगा तो आप ये सही आंसर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ डिग्री पूछा है कि 1 डिग्री कर्व में कितना होता है, तो हमेशा याद रखिए कि वो 1750/r होता है। नेक्स्ट आते हैं 107 नंबर क्वेश्चन में। इन्होंने पूछा है कि बॉटम मोस्ट लेयर पेमेंट इज नोन एज। पेमेंट का सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं सबग्रेड। ठीक है, सबग्रेड। आइए देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले सबग्रेड होता है, उसके ऊपर जो हमारा होता है सब बेस होता है। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले सड़क के नीचे क्या होता है, सब ग्रेड होता है जो 150 से 300 mm में होता है। उसके ऊपर जो है सब बेस होता है, फिर उसके ऊपर बेस कोर्स होता है, सबसे ऊपर बाइंडिंग कोर्स होता है। ठीक है, अब याद रखिए कि बेस कोर्स को हम प्राइम कोड भी कहते हैं
और बाइंडर कोट या सरफेस कोर्स जो होता है सबसे ऊपरी की हल्का सा नीचे जो परत होता है उसे टैग कोट कहते हैं, और जो सबसे ऊपर का परत होता है जो रोड पर एकदम ऊपर चिकनाहट आपको दिखती है उसे हम सील कोट बोलते हैं। आपको एसएससी वगैरह में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज, सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो सीवेज की आप हमेशा याद रखिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सीवेज की होती है, ठीक, तो सीवेज की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से थोड़ा सा आपका अधिक होता है, ठीक है, 1 से थोड़ा सा अधिक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 109। तो स्टैंडर्ड बीओडी, तो बीओडी आप जानते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड 5 दिन में मेजर किया जाता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका जो हमेशा जो है आपने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपका कि सीवर लाइन एट 12 o'clock ऑफ डे फ्लो इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सीवर लाइन में प्रवाह के समय या रात के समय 12 बजे के पश्चात औसत प्रवाह का आधा या सीवर लाइन में दिन के 12 बजे के लगभग औसत प्रवाह का दुगुना होता है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आधा, सॉरी 2 गुना, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि दिन के 12 बजे के लगभग प्रवाह औसत प्रवाह का, तो दिन के 12 बजे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीवर में दिन के 12 बजे लगभग प्रवाह औसत प्रवाह का 2 गुना होता है, जबकि रात 12 बजे यह आधा होता है। छोटा टर्म है लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें धोखा खा सकते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर जाएंगे, और इतनी नंबर ऑफ पोस्ट है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपको दोबारा फिर 1 साल वेट करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 में है आपका क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि किसी डीएम व्यास वृत्ताकार क्षेत्रफल गुरुत्व केंद्र से निकलने वाले अक्ष पर जड़ता आघूर्ण क्या होगा, जड़ता आघूर्ण क्या होगा। चलिए, तो इन आप वृत्ताकार है तो वृत्ताकार के लिए आपका हो जाएगा πd पावर 4/64, आप जैसा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, πd 4/64 हो जाएगा। अगर यही ट्रेंगल होता तो bh³/36 हो जाता, और आपका रेक्टेंगल होता तो bh³/12 हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 में द ग्रुप ऑफ फोर्सेज हुज रिजल्टेंट इज 0 इज कॉल्ड एज, तो इक्विलिब्रियम फोर्स, ठीक है, साम्य अवस्था वह बल होता है जिसमें जो है सारे जो है बलों की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि वो साम्य अवस्था में मतलब ना वो आपका आगे बढ़ रहा है ना पीछे हो रहा है। नेक्स्ट 130 आपका क्या है कि द इक्वल अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एफ एक्टिंग देन वैल्यू रिजल्टेंटिंग विल बी 0, ठीक है, अगर आपका सेम फोर्स इधर लग रहा है सेम फोर्स इधर लग रहा है तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 114 इन्होंने कहा कि द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर, तो एक अच्छे टिम्बर में जो मॉइस्चर कंटेंट जलांश की मात्रा होती है वो 10 से 12% होती है। ये टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर एक सरल सा क्वेश्चन है कि जो है साधारण सीमेंट का जमाव काल समय कितना होता है, तो ये 30 मिनट होता है, कहीं कहीं पे इसे आपका 30 मिनट है, और फाइनल सेटिंग टाइम भी पूछ लेता है ये, तो आप हमेशा याद रखिए कि इसका जो लास्ट होता है वो, ठीक है, सॉरी 30 मिनट होता है, और 10 घंटे जो है आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है, या 600 मिनट भी कहीं कहीं पे पूछ लेता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने पूछा कि व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिक इंडेक्स रिपोर्टेड इज 0, ठीक है, ओके। जब मृदा की सुघट्य सीमा उसकी द्रव सीमा से अधिक हो तो उसे सुघट्य सूचकांक 0 होता है। ये क्यों होता है इसको देख लीजिए। इन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन द सॉइल इज कंसिडर्ड नॉन प्लास्टिक और द सॉइल इज सेट टू 0 प्लास्टिसिटी। दिस इज मीन्स द सॉइल कैन नॉट बी मोल्डेड और शेप्ड इनटू एनी फॉर्म व्हेन इट इज वेट। मीन्स अगर सॉइल में ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें सुघट्य सीमा उसकी द्रव सीमा से अधिक हो जाए, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट जो है आपकी ज़्यादा हो जाए, तो उसका मतलब है कि उसमें नमी तो ज़रूर है लेकिन आप उसे किसी शेप में आप ढाल नहीं सकते, ओके।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में। क्वेश्चन नंबर 117 में इन्होंने पूछा है कि द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ क्लेई सॉयल के लिए मिनिमम फाउंडेशन की डेप्थ क्या होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी 0.9 मीटर। ठीक है, मृतिकाकार मतलब क्ले की सॉयल में ठीक जो न्यूनतम गहराई होती है वो 0.90 मीटर या 900 mm होती है, जबकि सैंडी सॉयल के लिए ये 0.80 मीटर होती है। ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 118 में इन्होंने पूछा है कि पुट्टी किससे बनता है। तो पुट्टी जो है, पुट्टी इज अ मटेरियल विद हाई प्लास्टिसिटी सिमिलर टू टेक्सचर और क्ले और डब। इट इज़ मेड अप ऑफ पाउडर चाक और रॉ लिंस्ड ऑयल। मीन्स कच्चे अलसी के तेल और चाक की से ये जो है मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, पाउडर्ड चाक एंड रॉ लिंस्ड ऑयल से पुट्टी बनती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट बिटवीन पुट्टी मेंशन बिलो। वुड फिलर पुट्टी, एपॉक्सी पुट्टी, पेंटर पुट्टी एंड वॉल पुट्टी, ये इनसे जो है अलग होता है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है पुट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, पीओपी में। तो ये देख लीजिए, पीओपी इज़ यूज टू कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक पर्पजेज लाइक मेकिंग फॉल्स सीलिंग। इट इज़ मेड ऑफ फ्रॉम जिप्सम। पुट्टी इज़ प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड फिनिश्ड स्मूथ सरफेस टू द वॉल। ठीक, मीन्स पीओपी जो है यूज किया जाता है आपका आकर्षण बढ़ाने के लिए किसी भी बिल्डिंग का, जबकि पुट्टी जो है एक समतल सतह प्राप्त करने के लिए इसका लेप किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। 119 में पूछा है कि द स्लोप्ड रूफ विच इज स्लोप्ड इन 4 साइड इज कॉल्ड एज। मीन्स कोई ऐसी छत है जिसका चारों तरफ से वो क्या है आपका उसका ढाल है, तो इस तरह प्रकार की छत को क्या बोलते हैं। तो इसे हम हिप रूफ बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसे हिप रूफ बोलते हैं। ठीक, गैबल रूफ क्या होता है। गैबल रूफ ये होता है जिसमें केवल आपकी 2 तरफ छत होती है, इसे हम गैबल रूफ कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ओके आइए नेक्स्ट आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में। 120 में इन्होंने पूछा है कि द स्लम्प टेस्ट फाइंडिंग आउट वर्केबिलिटी इन कंक्रीट द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड। मीन्स अगर स्लम्प मान अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो स्लम्प मान ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम जो है आप कंक्रीट का स्लम्प ज्ञात करना चाहते हैं वर्केबिलिटी सुकार्यता ज्ञात करने के लिए, तो उस मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज़ क्या होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि वो 38 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, 30 सुकार्यता कितने प्रकार के मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। तो वो 5 मेथड है। पहला है स्लम्प टेस्ट, दूसरा आपका कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, तीसरा है आपका वीबी कंसिस्टोमीटर, चौथा है आपका फ्लो टेस्ट और पांचवा है केली बाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है 121 में इन्होंने पूछा कि द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का वह इक्वेशन बताइए जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, नन ऑफ दीज। सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फार्मूला है हमारे लिए, वो हमारा है ये P/W प्लस P/W प्लस V²/2G प्लस Z कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये आप कह सकते थे कि ये क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे एनी सेक्शन लिख दिया है, यही इसका जो है ड्रॉबैक था। नेक्स्ट आते हैं 122 की तरफ। तो 102 में इन्होंने पूछा है कि रेक्टेंगुलर बीम विथ L सपोर्टेड एट इट्स 2 ends कैरीज द सेंट्रल पॉइंट लोड W द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस कंडीशन में, तो आइए इसको ध्यान देते हैं। अगर आपका कैंटिलीवर बीम है, उसके पॉइंट लोड एक सिरे पर लगा है P, तो इसके लिए जो अधिकतम स्लोप होता है, ये हमारा स्लोप की वैल्यू है और ये हमारा डिफ्लेक्शन है। ठीक है, सॉरी ये हमारा डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन स्लोप थीटा की जो वैल्यू होती है आपका ये PL²/2EI होता है, जबकि विक्षेप जो है डेल्टा की वैल्यू PL³/3EI होता है। यदि कैंटिलीवर है और यूडीएल लगा है तो ये WL³/6EI हो जाता है, और इसका जो डेल्टा या डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है वो WL/4/8EI हो जाती है। और यही अगर आपका मूवमेंट लग जाए तो ये ML/EI हो जाता है और ML²/2EI हो जाता है। ये किसके लिए है, ये सारी वैल्यू आपकी कैंटिलीवर के लिए है। डिफरेंट लोड कंडीशन की कौन सा केस है कैंटिलीवर के लिए। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है तो
आप ये यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सिंपली सपोर्टेड के लिए। तो सिंपली सपोर्टेड में अगर मिड में लोड लगा है तो ये WL²/16 हो जाएगा स्लोप, और इसका जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो WL³/48 होगा। तो और ये कहाँ होगा? सेंटर में, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेंटर में। ठीक है। और अगर आपका यूडीएल लगा है तो उसके लिए स्लोप की वैल्यू हो जाएगी WL³/24 और जो विक्षेप होगा डिफ्लेक्शन की वैल्यू 5/384 WL/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 123 क्वेश्चन में। तो 123 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ रिवेट इज़ 25 mm और लेस, डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज़, ठीक है, 25 mm से कम है तो 1.5 mm जोड़ देंगे हम, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको मैंने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में एक डिस्कस भी किया था बाकायदा, रिवेट में सॉफ्ट रिवेट क्या होती है, फील्ड रिवेट क्या होती है, उसकी जो है वैल्यू होती है वो कितना % रिड्यूस हो जाती है, इसको भी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 124 की तरफ। 124 में इन्होंने पूछा है कि इन जनरल डेप्थ प्लेट ऑफ गर्डर इज केप्ट। प्लेट गर्डर की जो डेप्थ होती है वो कितनी ली जाती है? तो 1/10 से 1/12 लिया जाता है। आप देख सकते हैं इन जनरल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज 1/10 to 1/12 ऑफ द स्पान। ठीक है। और देखिए और कुछ टर्म जान लीजिए, एक टर्म ये और एक टर्म ये, कि जब प्लेट गर्डर की डेप्थ, ठीक है, 750 mm होगी तो उसे सैलो प्लेट गर्डर कहेंगे, और जब 750 mm से अधिक होगी तो उसे डीप प्लेट गर्डर कहेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 124, जिसका सही ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर सी 1/10 to 12। ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 125। ये है हमारा प्लेट गर्डर। आप देख सकते हैं ये फ्लेंज प्लेट होती है, ये फ्लेंज एंगल है, ये हमारा उसका वेब है। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक। माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? तो माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारा होता है 4200 से 5400 kg/cm²। और स्टील के बारे में और कुछ जान लेते हैं, माइल्ड स्टील की और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ देख लीजिए जो कि पूछा जा सकता है आपसे। माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी, तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो 7850 kg/m³ होती है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी जो होती है 400 से 550 MPa मेगापास्कल होती है। यील्ड स्ट्रेंथ 250 होती है और इलास्टिसिटी इसकी 200 GPa होती है। आप इसे समझ सकते हैं 2 × 10⁵ Nm/mm² भी इसे आप सामान्यतः पढ़ते हैं अपने स्कूलिंग के दौरान। तो बस 2015 में 125 क्वेश्चन ही पूछे गए थे और मैंने 125 क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट आपको 2016 का वीडियो मिलेगा और 2018 का मिलेगा। उसके बाद मैं लगातार आपको जो है 500 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज जो है आपको लेकर आऊँगा यूपी स्पेशल जीके की तरफ। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो वो भी ज़रूर आप मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत।